हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास की नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे सैयद वंश। बेटा सैयद वंश पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूं। नसरुद्दीन महमूद। बेटा नसरुद्दीन महमूद कौन था? ये तुगलक वंश का कौन था बेटा? अंतिम राजा था। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो दिल्ली पर राज किया करता था, तुगलक वंश का अंतिम राजा था। बेटा नसरुद्दीन महमूद जब मरने की कगार पर पहुंचा, जब ये मरने वाला था, इसने क्या किया? अपनी पूरी संपत्ति और पूरा राज्य, बेटा पूरी संपत्ति और पूरा राज्य दौलत खां लोधी को दे दिया। बेटा किसको दे दिया? दौलत खां लोधी। और दौलत खां लोधी को क्या बना दिया बेटा? शासक बना दिया। अपनी जगह क्या किया? दौलत खां लोधी को अपनी पूरी प्रॉपर्टी एंड पूरा साम्राज्य दे दिया और इसको क्या बना दिया? शासक बना दिया। भैया यहां पर एक और शक्ति रहा करती थी, एक शक्ति और थी, उसका नाम था खिरज खां। अब आपको अगर याद आए हो खिरज खां कौन थे? भैया ये खिरज खां वो ही है जो तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो नसरुद्दीन महमूद दिल्ली को छोड़कर भाग गए थे। तो तैमूर लंग ने बेटा भारत में, दिल्ली में 15 दिन तक खूब खोचा माल भैया, और भारत से बहुत माल ले जाके अपने यहां ले गया। और जब वो भारत से तैमूर लंग गया तो खिरज खां को क्या बनाया गया? दिल्ली का गवर्नर बना गया था। तो भैया जब नसरुद्दीन महमूद फिर से भारत आए, वहां पर आए दिल्ली, और इन्होंने फिर से कब्जा लिया दिल्ली को। तो भैया उन्होंने क्या किया? जब नसरुद्दीन महमूद ने अपनी पूरी संपत्ति, अपना राजपाट दौलत खां लोधी को दे दिया, तो खिरज खां को भी, भाई खिरज खां भी अपने आप में एक पावर था। तो खिरज खां ने क्या किया? दौलत खां लोधी और इनके बीच में हुआ घमासान युद्ध। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध का निर्णय क्या निकला कि दौलत खां लोधी की हो गई मृत्यु, और मृत्यु होते ही भैया खिरज खां ने दौलत खां लोधी की कर दी मृत्यु, और खिरज खां बन गए भैया दिल्ली के नए शासक। कौन बन गए? दिल्ली के नए शासक। राजा बन गया भैया दिल्ली का। किसको मारकर? दौलत खां लोधी को। क्वेश्चन आया हुआ है खिरज खां किसको मारकर दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? तो खिरज खां दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे बेटा दौलत खां लोधी को मारकर। अब क्या हुआ भैया? जैसे ही खिरज खां दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो इन्होंने कुछ अच्छे काम भी करे बेटा, कुछ बढ़िया चीज भी करी। मैं सभी चीजें आपको डिटेल में बताता रहूंगा। खिरज खां जैसे ही गद्दी पर बैठे बेटा, खिरज खां ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही सैयद वंश की नींव डाली। कौन से वंश की नींव डाली? सैयद वंश की नींव डाली। बेटा इन्होंने गद्दी पर बैठते ही सैयद वंश की नींव डाली। इनके टाइम का एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो बेटा पेपर में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। बेटा इन्होंने सिक्के चलाए, समझना, इन्होंने चलाए सिक्के। जो सिक्के चलाए थे बेटा, अब एक बात है, सिक्कों के ऊपर क्वेश्चन क्यों आया इनके सिक्कों के ऊपर क्वेश्चन क्यों आया? उसका बहुत बड़ा रीजन है बेटा। जितने भी राजा हुए, जितने महाराजा हुए, जिस वंश का राजा हुआ है बेटा, उसने जब भी सिक्का चलाए अपने वंश का नाम लिखवाया, अपने टाइम की जानकारी लिखवाई, अपने टाइम की सब चीज लिखवाई। पर भैया खिरज खां ने, जिन्होंने सैयद वंश की नींव डाली बेटा, उन्होंने एक सिक्के चलाए, उन्होंने सिक्का चलाया था बेटा, पर उन्होंने सिक्कों पर बेटा तुगलक वंश के सुल्तानों का नाम लिखवाया। तुगलक वंश के सुल्तानों का नाम लिखवाया बेटा, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया। यही क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में पुटअप हुआ है कि कौन से राजा ने दूसरे वंश के सिक्के चलाए? तो बेटा उसका नाम है खिरज खां। और बेटा खिरज खां ने कौन से वंश का राजा था? वो था सैयद वंश का राजा। और उसने सिक्के किस वंश के चलाए? उन्होंने सिक्के चलाए तुगलक वंश के सिक्के चलाए, और तुगलक वंश के राजाओं का, सुल्तानों का नाम अंकित कराया, नाम और चित्र अंकित कराए। बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठता है उसका। क्लियर बेटा? ये बेटा देखो, इन्होंने ज्यादा अच्छा काम तो किया ना ही इनके टाइम में ज्यादा युद्ध हुए, ना कुछ कलेश हुई, बड़ा आराम से इन्होंने राज्य किया। 1421 ईस्वी में इनकी हो गई मृत्यु। 1421 ईस्वी में भैया इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। खिरज खां की 1421 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब भैया इनके बाद में इनका पुत्र, जिसका नाम था मुबारक खां, गद्दी पर बैठता है। भैया इनके बाद सैयद वंश का जो दूसरा राजा आता है उसका नाम है मुबारक खां।
भैया ये मुबारक खां गद्दी पर बैठते हैं, खिरिज खां का पुत्र था तो इसीलिए इन्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। बेटा इन्होंने भी, इनके टाइम की एक सबसे बड़ी घटना है, देखो घटना तो कुछ नहीं है, बस मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्वेश्चन आ जाता है कि सैयद वंश की जानकारी, सैयद वंश की जानकारी हमें किसके ग्रंथ से मिलती है, सैयद वंश की जानकारी हमें किसके ग्रंथ से मिलती है। तो बेटा एक नाम याद रखना, उनका नाम है या, बड़ा अजीब सा नाम है बेटा इनका, याहिया बिन अहमद सरहिंद। बेटा इनके टाइम एक लेखक हुआ करते थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी, सरहिंदी नाम के लेखक हुआ करते थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम था तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही एक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ से, तारीख ए मुबारक शाही से ही हमें बेटा क्या मिलती है, पूरे सैयद वंश की जानकारी मिलती है, सैयद वंश की जानकारी मिलती है। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है और इस ग्रंथ के ऊपर भी कई बार पेपर में क्वेश्चन उठाए। सैयद वंश में दूसरे राजा कौन थे, मुबारक खां। मुबारक खां के टाइम में एक लेखक हुआ करते थे जिनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। बेटा आप ज्यादा नाम, इतना लंबा नाम याद कर नहीं पाओगे तो आप केवल इतना याद कर लो, सरहिंदी। सरहिंदी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। बेटा नाम से ही पता पड़ जाए, मुबारक शाह, मुबारक याद हो जाएगा, तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही से ही हमें सैयद वंश की पूर्ण जानकारी मिलती है और कोई ऐसा अभिलेख नहीं है जिससे हमें सैयद वंश की पूरी जानकारी मिलती हो। सैयद वंश की डिक्टो A to Z इंफॉर्मेशन बेटा तारीख ए मुबारक शाही से हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में भैया इनका भी, मुबारक शाह ने भी कोई अच्छे काम ना करे, मुबारक शाह की मृत्यु हो गई, मुबारक शाह की हो गई बेटा मृत्यु। मुबारक शाह की जैसे ही मृत्यु हुई, मुबारक शाह के बाद में गद्दी पर बैठे इनके पुत्र, उनका नाम था, और वो अलाउद्दीन आलाम शाह, इनके पुत्र गद्दी पर बैठे। मुबारक शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो मुबारक शाह के बाद गद्दी पर बैठते। भैया सैयद वंश के टाइम में ज्यादा दंगे फसाद ना हुए, सैयद वंश बड़ा शांत प्रिय वो रहा, ना कोई लड़ाई हुई ना कोई झगड़ा हुआ। इनका जो अंतिम राजा होगा, उस टाइम तो लड़ाई हुई थी, इसका अंतिम राजा था अलाउद्दीन, इनका अंतिम राजा था बेटा अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ये अंतिम राजा थे बेटा, 3 ही राजा हुए थे इसमें, अंतिम राजा थे अलाउद्दीन आलम शाह, अंतिम राजा थे। कौस वंश के, सैयद वंश के अंतिम राजा थे बेटा। इनके वजीर हमीद खां के डर से बदायूं भाग गए। भैया अलाउद्दीन आलम शाह, भाई राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, तो इनका एक वजीर था, इनका एक वजीर था, उस वजीर का नाम था बेटा हमीद खां। क्या नाम था बेटा, उनका एक वजीर था, उसका नाम था हमीद खां। भैया हमीद खां ने इनके वहां में कर दिया विद्रोह, इनका वजीर था बेटा, इन्होंने कर दिया विद्रोह, विद्रोह करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलाउद्दीन आलम शाह को यहां से भगा दिया और भगाकर अलाउद्दीन आलम शाह बेटा बदायूं जाके रहने लगे। कहां जाके रहने लगे, बदायूं जाकर, बदायूं ऐसा लिखा जाएगा, हाँ बदायूं, ठीक है, बदायूं जाकर रहने लगे। बेटा अंतिम सैयद वंश के अंतिम राजा कौन है, अलाउद्दीन आलम शाह। ये पता है बड़े डरपोक टाइप का राजा था, बड़ा डरपोक टाइप का राजा था। हामिद खां इसका वजीर था, इसके वजीर, भाई देखो राजा जो होता है ना, राजा का जो वजीर होता है, जो सेनापति होता है, उनके हाथ में पावर होती है, राजा के हाथ में पावर बहुत कम होती है। जैसे भारत है, भारत में राष्ट्रपति के हाथ में तो पावर है, पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के हाथ में सबसे ज्यादा पावर है हमारे यहाँ। क्लियर बेटा। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन आलम शाह का जो वजीर था उसका नाम है हमीद खां, हमीद खां के हाथ में थी पावर। हमीद खां ने क्या किया, अलाउद्दीन आलम शाह को मार के वहां से भगा दिया। और जब ये भागे, अलाउद्दीन आलम शाह भागकर कहां पहुंच गए भैया, बदायूं पहुंच गए, बदायूं पहुंच गए, बदायूं पहुंचा दिया। हदीम खां की मृत्यु, भैया हमीद खां जो थे, हमीद खां की मृत्यु, अब देखो हमीद खां राजा बनने के टाइप में था पर वो राजा पूर्ण रूप से नहीं बना, पर हमीद खां की मृत्यु कर दी बेटा बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी।
बेटा बहलोल लोदी ने क्या किया, इसकी कर दी हमीद खां की मृत्यु, और हमीद खां की मृत्यु करके बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए, और दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही इन्होंने लोधी वंश की स्थापना करी। इन्होंने किस वंश की स्थापना करी, लोधी साम्राज्य या लोधी वंश की स्थापना करी। बेटा अब जो है ना सैयद वंश के ये 4-5 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जो बहलोल लोदी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बंदे का नाम है सिकंदर लोदी। बेटा उसके बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करना। और भैया अगर कोई बंदा आज मेरी वीडियो पर पहली बार आया है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ में बेल आइकन जरूर बजाए, जिससे कि उसे आने वाली वीडियो का सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करता हूं बहलोल लोदी की। बेटा बहलोल लोदी, बहलोल लोदी ने बेटा इतना बढ़िया काम ना किया जो इसका बेटा काम करेगा, याद रखना। बहलोल लोदी ने बस एक काम किया, लोधी साम्राज्य या लोधी वंश की स्थापना करी। लोधी साम्राज्य या लोधी वंश की स्थापना करी। क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, लोधी वंश की स्थापना किसने करी, बहलोल लोदी ने लोधी वंश की स्थापना करी। और यह भैया दिल्ली की गद्दी पर बहलोल शाह गाजी के नाम से बैठा। ये बेटा दिल्ली की गद्दी पर किसके नाम से बैठा था, ये बेटा दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बहलोल बेटा दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा था उसका नाम बहलोल शाह गाजी नाम से बैठा था। बेटा दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा था, बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बेटा ये एक प्रथम अफगान राजा था जिसने दिल्ली पर राज किया। अफगान राजा था जिसने दिल्ली पर राज्य किया। बेटा ये प्रथम अफगान राजा था। बेटा ये प्रथम अफगान राजा था जिसने दिल्ली पर राज्य किया। बेटा अगर मैं अपनी दिल्ली की बात करूं ना तो दिल्ली ने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं। दिल्ली ने इतने कष्ट सहे हैं कि पता ना कौन कौन सी बिरादरी, कौन कौन से लोग, कौन कौन पता ना दिल्ली पे उन्होंने राज किया। अभी तक कौन राज कर रहा था, तुर्की राज कर रहे थे। गुलाम वंश आया, तुर्की आया, फिर कुछ और आए, फिर कुर आए। अब भैया आते आते अब इस पर क्या हो गया, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठे, बेटा अफगान राजा। क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है दिल्ली पर सबसे पहले बैठने वाला अफगान राजा कौन था, तब आंसर क्या होगा बेटा बहलोल लोदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार पेपर में आया हुआ है। भैया अफगान का में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे पहला अफगान राजा कौन था, तो उसका नाम है बहलोल लोदी। भैया बहलोल लोदी ने सिक्के भी चलाए, बहलोल लोदी ने सिक्के चलाए बेटा, क्लियर। बहलोल लोदी ने भैया इसकी एक अंतिम अभियान था, इसका एक अंतिम अभियान था बेटा किसके विरुद्ध किया था, इसने क्या था, ग्वालियर। इसका अंतिम अभियान किसके खिलाफ था बेटा, ग्वालियर के खिलाफ था। किसके खिलाफ, ग्वालियर के खिलाफ अंतिम अभियान। भैया इसकी अपनी लाइफ का सबसे अंतिम अभियान जो था ना वो ग्वालियर के खिलाफ था। ग्वालियर के उस टाइम राजा थे बेटा मान सिंह। कौन राजा थे, मान सिंह। बेटा यहां पर हुआ था एक बहुत बड़ा समझौता, यहां पर क्या हुआ था, बहुत बड़ा समझौता हुआ। ग्वालियर के जो राजा थे मान सिंह ने 80 लाख बेटा 80 लाख टके दिए थे। बेटा ये समझौता कितने रुपए में हुआ था, 80 लाख टके में हुआ था। उस टाइम का सबसे महंगा समझौता था बेटा, ये उस टाइम का सबसे महंगा समझौता था। और उसी पीरियड में, ग्वालियर के पीरियड में ही इनकी मृत्यु हो गई बेटा बहलोल लोदी की। अगर मैं बात करता हूँ लोधी साम्राज्य की, तो लोधी साम्राज्य 1451 से 1526 तक रहा बेटा। अब मैं इसकी पूरी स्टेप आपको बताता हूँ। देखो लोधी वंश की स्थापना किसने करी, बहलोल लोदी ने लोधी वंश की स्थापना करी। दिल्ली की गद्दी पर जब ये बैठा था तो बेटा इसका नाम बहलोल शाह गाजी था। बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बेटा ये प्रथम अफगान राजा था जिसने दिल्ली पर सबसे पहली बार राज किया।
पहला अफगान राजा था जिसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। बेटा इसका जो सबसे अंतिम अभियान था वो था ग्वालियर के खिलाफ, जो था ग्वालियर के खिलाफ। ग्वालियर के जो राजा थे मान सिंह, उनके साथ इसका एक समझौता हुआ, युद्ध ना होकर समझौता हुआ। समझौता में क्या किया, मान सिंह ने पहले ही अपने हथियार घेर दिए। उन्होंने कही कि भाई मैं इस राजा के सामने डट नहीं पाऊंगा। तो मान सिंह ने 80 लाख टके रुपए दिए थे बेटा, किसको, बहलोल लोधी को, समझौते के तौर पर। क्लियर बेटा। अब क्या हुआ, 1498 में इसी पीरियड में इनकी हो गई मृत्यु। 1489 में बेटा इनकी हो गई मृत्यु। आगे देखते हैं बेटा, बहलोल लोधी के बाद में गद्दी पर जो बैठा वो बैठा था बेटा सिकंदर लोधी। इसने किया है पूरे इतिहास में राज। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, इसके बाद गद्दी पर बैठा सिकंदर लोधी। बाबू ये जो है ना, ये बड़ा अत्याचारी राजा था सिकंदर लोधी भैया। बहलोल लोधी का पुत्र था सिकंदर लोधी। ये दिल्ली की गद्दी पर, इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसका पहला नाम क्या था, निजाम खां। बेटा कई बार पेपर में आया निजाम खां। इसका बचपन का नाम क्या था, बचपन लिख लो बेटा, इसके बचपन का नाम था निजाम खां। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम क्या था, निजाम खां। इसके बचपन का वो था। और बेटा ये दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोधी के नाम से इसने विराजमान हुआ। सिकंदर लोधी बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है पेपर में, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो इतिहास में सबसे अलग थे, और ये और लोगों से यूनिक था भाई, और लोगों से अलग ही इसकी क्वालिटी थी। जैसे बेटा लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाया ये, लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा था बेटा। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ राजाओं में इसकी गिनती आई बेटा। लोधी वंश के जितने भी राजा हुए उन राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था, आ जाता है क्वेश्चन, सिकंदर लोधी था बेटा। सिकंदर लोधी ने एक बहुत बड़ा शहर बसाया 1504 ईस्वी में, बहुत बड़ा शहर बसाया जिसका नाम बड़े प्यार से हम लेते हैं आगरा। आगरा शहर की स्थापना किसने कराई बेटा, सिकंदर लोधी ने कराई, जो आज भी नाक है, आगरा में ही है ताजमहल बेटा। आगरा की स्थापना पेपर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए तो कह रहा हूं इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार बेटा पेपर में आया है। आगरा की स्थापना किसने कराई बेटा, आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने कराई बेटा, सिकंदर लोधी ने कराई। और सिकंदर ने अपनी राजधानी बेटा दिल्ली से कहां ले गया, ये दिल्ली से अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर दी, दिल्ली से अपनी राजधानी कर दी आगरा शिफ्ट, और आगरा में इसने राजधानी बनाई बेटा। क्या हुआ, सिकंदर लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा था बेटा। 1504 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना करी, आगरा शहर बसाया और आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया बेटा। इसने एक बहुत बड़ा काम किया था 1506 में, इसने कुतुब मीनार के बारे में आपको बता, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भैया। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाने के लिए नींव डाली गई, पर कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार को पूरा नहीं कर पाया। कुतुबुद्दीन पहले इमारत बनने से ही पहले लुढ़क गया, वो मर गया था। तो इस कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया, उसके दामाद, उसका दामाद कौन था, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश ने कराया बेटा। इल्तुतमिश ने जब कुतुब मीनार को पूरा करा दिया था तो एक बार कुछ सालों बाद आकाश में बहुत बड़ी बिजली तड़की। बिजली तड़कने से पता हुआ क्या, वो बिजली कुतुब मीनार के ऊपरली चोटी पर जाकर टकराई, और ऊपरली चोटी पर टकरा के ना बेटा कुतुब मीनार वहां से फट गई थी। कुतुब मीनार की मरम्मत बेटा 1506 ईस्वी में किसने कराई थी, सिकंदर लोधी ने कराई थी। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है बेटा, उस कुतुब मीनार में बनाने में और उसे संभालने में बेटा हाथ सिकंदर लोधी का भी है, समझे। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश ने। उसकी मरम्मत किसने कराई भैया, कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई, सिकंदर लोधी ने। कब कराई बेटा, 1506 ईस्वी में उसकी मरम्मत कराई। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं, आगे देखो बेटा। इसने एक धरती नापने के लिए एक यंत्र बनाया था। सिकंदर लोधी ने धरती नापने के लिए एक यंत्र बनाया जिसका नाम क्या था, गज ए सिकंदरी बेटा। बहुत आता है ये क्वेश्चन, गज ए सिकंदरी। इसने एक यंत्र बनाया गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी का काम क्या था बेटा, ये दूरी धरती नापने का काम आता था।
क्या नापने के काम आता था? धरती नापने के काम आता था। किसको? भूमि मापने के लिए। भूमि मापने के लिए। भूमि मापने के लिए बेटा इसने क्या बनाया? गज ए सिकंदरी नाम का एक यंत्र बनाया। क्लियर बेटा? बेटा इसकी बात करूं तो बेटा ये जो है ना कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी क्या करता था? कविताएं लिखा करता था। कविताएं किस नाम से लिखा करता था? ये गुलरुखी गुलरुखी के नाम से बेटा क्या लिखाया करता था? ये कविता लिखा करता था। इसे कविता लिखने का बहुत अच्छा शौक था सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी को कविता लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। तो ये कविता किस उपनाम से लिखा करता था? गुलरुखी उपनाम से लिखा करता था। बेटा गुलरुखी उपनाम से ये कविता भी लिखा करता था। बेटा इसने संस्कृति का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, संस्कृत का एक बहुत बड़ा ग्रंथ था बेटा, ग्रंथ है जिसको कहते हैं आयुर्वेद। क्या कहते हैं? आयुर्वेद। बेटा आयुर्वेद को उसने क्या किया? फारसी में कन्वर्ट कराया, फारसी में लिखवाया या अनुवाद कराया बेटा। फारसी में अनुवाद कराया। किस नाम से अनुवाद कराया था बेटा इसने? आयुर्वेद एक ग्रंथ है, सांस्कृतिक ग्रंथ है आयुर्वेद। आयुर्वेद को बेटा इस एक सांस्कृतिक ग्रंथ है हमारा आयुर्वेद ग्रंथ को बेटा इसने फारसी में लिखवाया या फारसी में अनुवाद कराया। किस नाम से कराया था बेटा? उसको कराया था फरहंगे। किस नाम से कराया था? फरहंगे सिकंदरी। इसने भारत का एक जो आयुर्वेद ग्रंथ था उसे फारसी में अनुवाद कराया। किस नाम से कराया? फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया। बेटा इसने एक संगीत में, देखो इसको कविता लिखने का तो शौक था ही था, इसको कविता लिखने का शौक था। इसने कविता के नाम पर एक ग्रंथ लिखा, संगीत का ग्रंथ लिखा बेटा, संगीत का ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम क्या था बेटा? इसने संगीत का एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी। बेटा इसने संगीत का एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी। भैया सिकंदर लोदी भी कम ना हो, ये भी कट्टर मुसलमान था। ये भी कम ना था, ये भी क्या था? ये भी एक बहुत बड़ा कट्टर मुसलमान था। चलो सिकंदर लोदी के बारे में देखो। सिकंदर लोदी क्या करता था? कविता लिखा करता था। किस नाम से लिखा करता था? गुलरुखी के नाम से। बेटा संस्कृति का एक ग्रंथ था आयुर्वेद को फारसी में अनुवाद कराया। किस नाम से करवाया? फरहंगे सिकंदरी। और उसके बाद में बेटा संगीत का एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं आगे क्या किया, इसे रफ करो भैया। ये कम मत समझो जा राजा भी, सिकंदर लोदी को भी कम मत समझो। ये भी हिंदुओं पर इसने बहुत अत्याचार करे। इसने जो जजिया कर खत्म हो गया था ना पीछे, इसने जजिया कर भी चालू कर दिया था। और इसका इतिहास में सबसे बड़ी जो इसने घटना घटाई वो थी नगरकोट की मैया ज्वालामुखी है ना, नगरकोट की ज्वालामुखी। नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर है ना बेटा, वहां की मैया के, भैया नगरकोट तो आपने सुना होगा, नगरकोट जो जाते हैं येलो कलर के कपड़े पहनकर, नगरकोट की ज्वालामुखी मंदिर की जो प्रतिमा थी बेटा, उस प्रतिमा को वहां से उठाकर और उसके टुकड़े कर कर बेटा कसाईयों में बंटवा दिया था इसने क्या किया? सिकंदर लोदी ने क्या किया? नगरकोट की जो मैया है वहां पर ज्वालामुखी मैया जो है, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्त को टुकड़े कर कर, जो मूर्त थी ना ज्वालामुखी की, उसके टुकड़े कर कर छोटे छोटे टुकड़ों कर उन्हें कसाईयों में बंटवा दिया। और कसाईयों से कहा कि इससे गौमांस को तोला है, इसको गौमांस को तोलें, कि गैया का जो मांस होता है उस मांस को भैया उन मैया के टुकड़ों से तुलवाया करता था। ये इतना बड़ा दुराचारी आदमी था सिकंदर लोदी। पर कोई ना भैया, इसने क्या किया? इसने ये मुसलमानों का, हिंदू ही कहीं नहीं, मुसलमानों का भी सगा नहीं था ये, मुसलमानों का भी सगा ना हो, हिंदू के संग तो देखो कितना बड़ा दुराचार कर, नगरकोट की मैया की टुकड़े करवा के गौ मांस तुलने के लिए दे दिए इसने। भैया ये मुसलमानों का भी वो नहीं था। इसने क्या किया कि पीर और संतों को पूजने पर
पीर और संतों को पूजने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया बेटा। इसने क्या किया, पीर और संतों को जो लोग पूजते थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाती थी। ना तो ये पीरन को पूजने देता था, ना ये संतों को पूजने देता था। बेटा मुसलमान निकालते ताजिया, ताजिया ताजिया निकालने पर भी इसने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया कि ताजिया कोई नहीं निकालेगा। ताजिया पर भी बेटा इसने क्या किया, ताजिया पर भी इसने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। साथ में हिंदुओं पर बेटा, हिंदुओं पर इसने जजिया कर फिर से ठोक दिया। इसने क्या किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, जजिया कर इसने हिंदुओं पर लगा दिया। बेटा इसने काम क्या किए, पीर संतों को पूजने वालों को सख्त कार्रवाई, ताजिया निकालने वालों पर सख्त कार्रवाई, हिंदुओं पर जजिया कर ठोक दिया। कमी किसी पे ना छोड़ी भैया इसने, कमी किसी पे ना छोड़ी। इस राजा का सबसे एक बेस्ट काम था, सबसे बेस्ट काम था तो भैया जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो वहां से धन लूट के लाता है, धन लूट के लाता, उस धन को हम खम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उस समय खम्स कहा करते थे बेटा। उस धन को लूटे हुए धन को क्या कहा करते थे, खम्स कहा करते थे। बेटा इतिहास में एक ही इकलौता एक ऐसा राजा है जिसने कभी खम्स में से हिस्सा नहीं लिया। ये कभी भी खम्स के हिस्से पे विश्वास नहीं करता था। अगर किसी राज्य पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके वहां से जीत गया और वहां के धन को ये जीत कर लाया तो उस धन को पूरी अपनी जनता में और अपने सैनिकों में बांट दिया करता था। ये खम्स का 1 रुपया या 1 सिक्का भी अपने कोष में नहीं लेता था बेटा। ये खम्स का 1 सिक्का भी अपने में नहीं लेता था। अंततः बेटा इसने बहुत ऐसे उल्टे सीधे काम करे, पर ये वो काम है, इंपोर्टेंट काम है जो पेपर में बार बार रिपीट किए गए काम है। क्लियर बेटा। उसके बाद में मैं बताता चाहता हूं कि इसकी जो मृत्यु हुई बेटा, सिकंदर लोदी की जो मृत्यु हुई, सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई गले में दर्द के कारण। इसके गले में कोई रोग हो गया, गले में क्या हुआ, इसके कोई रोग हो गया जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई और 1517 ईस्वी में भैया इसकी हो गई मृत्यु। और मृत्यु का मेन रीजन क्या था बेटा, गले में दर्द, गले में दर्द या गले की किसी बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई भैया। सिकंदर लोदी यहाँ आकर सिमट गए। सिकंदर लोदी के सिमटते ही भैया सिकंदर लोदी का एक मानना था, सिकंदर लोदी ने और राजाओं की तरह और शासकों की तरह कभी भी चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखी, सेविंग नहीं। देखो पुराने आप इतिहास के उनको उठाकर देखोगे, औरंगजेब, शाहजहां, मुमताज, सबको उठा के देखोगे तो उन्होंने क्या रखा, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है। मोमडन्स जो दाढ़ी रखा करते हैं सभी दाढ़ी रखा करते थे, पर सिकंदर लोदी ने कभी अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखी। बेटा इतिहास की बहुत बड़ी बात है ये। क्लियर है भैया। आगे चलते हैं। सिकंदर लोदी के बाद में जब सिकंदर लोदी मर गया तो इसका पुत्र था इब्राहिम लोदी। इसका पुत्र कौन था, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और भैया इब्राहिम लोदी कौन बने, इब्राहिम लोदी बने अब राजा। सिकंदर लोदी के बाद में कौन राजा बनेंगे, अब बनेंगे इब्राहिम लोदी राजा बने। भैया इब्राहिम लोदी जब राजा बना तो राजा बहुत अच्छा था, पर इसका खुद का एक चाचा और पंजाब के शासक, इनका देखो इसका खुद का चाचा, इसका खुद का चाचा और पंजाब के शासक, भैया पंजाब के एक थे शासक और इनका चाचा, इनके चाचा ने और पंजाब के शासक, इनके चाचा का नाम था आलम खां, आलम खां। और भैया इनके पंजाब का जो राजा था उसका नाम था दौलत खां। भैया इनके चाचा ने और पंजाब के शासक ने भैया जब देखी इब्राहिम लोदी की पावर बहुत ज़्यादा है, इब्राहिम लोदी को किसी भी तरीक़ा से नहीं हराया जा सकता। रीजन क्यों बेटा, इसका जो पिताजी थे सिकंदर लोदी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके चले गए कि उसे हराना आसान काम नहीं था। पर भैया इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे, पर भैया घर का बैदी लंका ढाए, जो घर के ही होंगे ना वही लंका में लगा दें, एल4 लंका लगा देते हैं वही लोग। तो इसका जो सगा चाचा था उसके अंदर था कि मैं राजा बनूं, क्या था, मैं राजा बनूं। पर भैया वंशानुगति के अनुसार उत्तराधिकारी राज चला करता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। भाई राजा कौन था, सिकंदर लोदी राजा था, सिकंदर लोदी का पुत्र कौन था, इब्राहिम लोदी पुत्र था। तो इसके चाचा को लगा ये बहुत बुरा, इसके चाचा ने कई बार ऐसे षड्यंत्र भी रचे कि इब्राहिम लोदी को लटका दो, लंबा कर दो, पर इब्राहिम लोदी आसानी से इसके कब्जे में नहीं आया। तो भैया इस चीज के बाद इन दोनों में होगी मित्रता, किस किस में, आलम खां और दौलत खां लोदी में हो गई बड़ी गहरी मित्रता। जब बहुत गहरी मित्रता इन दोनों के बीच में, दौलत खां लोदी और आलम खां के बीच में बहुत बड़ी मित्रता। ये दौलत खां लोदी वो वाला नहीं है, पहला वाला नहीं है, दूसरा है, ठीक है।
दौलत खां लोधी और आलम खां के बीच में होगी बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता। तो इन्होंने कहा कि इब्राहिम लोधी को कैसे हराया जाए, भाई इब्राहिम लोधी को कैसे हराया जाए। तो उस टाइम सबसे ज्यादा जो बवंडर में चल रहा था, जो सबसे बड़ा शक्ति था, जो सबसे बड़ी शक्ति थी, जिसके पास अथाह ताकत थी, वो था बेटा बाबर। अब आएगा मुगल साम्राज्य। ये था बेटा बाबर, मुगल साम्राज्य का जिसने नींव डालेगा, ये इतिहास भारत में इतिहास बनाएगा। बेटा इनकी सबसे बड़ी शक्ति कौन थी भैया? काबुल में तैमूर वंशीय शासक, काबुल में तैमूर, काबुल में एक राजा था जिसका नाम था, मैं पूरा डिटेल लिख दूं, काबुल में तैमूर वंश का एक राजा था जिसका नाम था बेटा बाबर। बाबर उस समय बहुत अच्छी पावर में चल रहा था, बहुत अच्छी शक्ति थी, पर इसका राज्य कहाँ था? काबुल में था। ये गलती करके भी भारत की तरफ पाम करके नहीं सोता था। क्यों? इसको पता था कि इब्राहिम लोधी बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। पर भैया घर की जब दोनों शक्ति, घर के लोग ही उसके साथ मिल गए, तो भैया जब बाबर को पता चला कि उसके चाचा ही मेरी मदद कर रहा है, तो भैया जब चाचा मदद कर रहा तो मुझे तो इब्राहिम लोधी की सेना की, घर की सारी जानकारी मुझे मिल जाएगी, मैं आसानी से इब्राहिम लोधी को हरा दूंगा। तो भैया काबुल में जो तैमूर वंशीय बाबर था, बाबर को इनका प्रस्ताव अच्छा लगा और बाबर तुरंत इब्राहिम लोधी पे की छाती पे चढ़ गया, मारने को चढ़ गया। और भैया इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बेटा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब हुआ बेटा? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ। और बेटा इस युद्ध हुआ किन किन के बीच? बाबर और बेटा इब्राहिम लोधी के बीच। बेटा इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। अब इस युद्ध का परिणाम पता निकला क्या? बाबर ने बुरी तरह से इब्राहिम लोधी की क्या कर दी? हत्या कर दी। बेटा इब्राहिम लोधी एक ऐसा राजा था, इब्राहिम लोधी को बेटा क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोधी को रण क्षेत्र में ही मार दिया था बेटा, रण क्षेत्र में ही इब्राहिम लोधी को बाबर ने मार दिया। अब ये जो चाचा और पंजाब के राजा ये सोच रहे भैया हम तो बाबर लेके आए, बाबर तो हमारा सगा होगा, पर बाबर किसी का सगा ना। बाबर ने भैया इनको भी लपेट दिया। पर हमारा उस कॉन्सेप्ट को हम बाद में बात करेंगे, पहले इस पे देखो भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच लड़ा गया बेटा? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। इब्राहिम लोधी की बेटा रणभूमि में ही बाबर ने कर दी हत्या। और हत्या करते ही बेटा बाबर की जैसी ही हत्या हुई, इसी तरीका से दिल्ली सल्तनत का जो सपना था, जो चीजें थी, दिल्ली सल्तनत पूर्ण रूप से बेटा खत्म हो गई। और यहां पर साथ ही साथ में लोधी वंश भी समाप्त हो गया। क्लियर बेटा? यहां पर दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास था बेटा, लोधी वंश के समाप्त होती सबरा इतिहास समाप्त हो गया। और बेटा भारत में जो नई नींव डाली वो डाली बाबर ने, जिसका नाम था मुगल साम्राज्य। बहुत बड़ा इतिहास लिखा बेटा मुगल साम्राज्य ने, बहुत बढ़िया बढ़िया राजा हुए मुगल साम्राज्य में। क्लियर? साम्राज्य खत्म हो गया बेटा। यहां पर क्या हुआ? दिल्ली साम्राज्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया। मैंने तुम्हें बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ज्यादा यानी थी जोत दी ना, तो उस टाइम बहुत सारे नए नए राज्य बन गए थे। उन दो राज्यों में बेटा दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है बेटा आपका विजयनगर साम्राज्य, और एक है बेटा बहमानी वंश। मैं दोनों वंशों की डिटेल आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दोनों टॉपिकों से आए हैं बेटा। यहां दिल्ली साम्राज्य का तो हो गया अंत। इब्राहिम लोधी के मरते ही, इब्राहिम लोधी जैसे ही मरा ना, तुरंत दिल्ली सल्तनत हो गई खत्म और लोधी वंश का भी हो गया अंत। भैया लोधी वंश का अंत हो गया। अब मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हूं। पीछे की तरफ क्या हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बना था तुगलक वंश का, तो उसने दोआब में कर उल्टे सीधे जो तरीके अपनाए थे, उन तरीकों से वो विफल रहा।
विफल रहा, जनता हो गई परेशान। तो जनता जब परेशान हो गई तो उसी के टाइम में दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। नंबर एक विजयनगर साम्राज्य और बहमानी वंश। बेटा पेपर में विजयनगर साम्राज्य से कई बार पेपर में क्वेश्चन उठा है। मैं आपको पूरे विजयनगर साम्राज्य की स्थिति बताता हूं। क्लियर बेटा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहीं की यहीं याद हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत मत करना, ठीक है। देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना किस में हुई? 1336 ईस्वी में हुई। और किसने करी बेटा? हरिहर और बूका नाम के दो भाइयों ने बेटा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। बेटा हरिहर और बूका ये दोनों भाई थे और ये संगम वंश के थे। बेटा किस वंश के थे? संगम वंश के। पेपर में कई बार पूछ लिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बूका ने की। हरिहर और बूका किस वंश से संबंध रखते हैं? तो बेटा ये संगम वंश से संबंध रखते हैं। क्लियर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हुई। किसने करी? हरिहर और बूका नाम के दो भाइयों ने करी। ये दोनों भाई किस वंश के थे? ये थे संगम वंश के राजा थे। क्लियर बेटा। आगे बात करता हूं बेटा, ये मध्य युग का बेटा ये क्या है? मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। प्रथम हिंदू साम्राज्य, ये प्रथम हिंदू साम्राज्य था। क्योंकि बेटा उस टाइम सभी पे क्या था? मोमडनों का हक था। मुसलमान थे, तुर्की थे, अरबी थे, सब मोमडनों का कब्जा था बेटा उस पीरियड में। 1336 ईस्वी में मध्य युग कहा जाएगा बेटा उसे। मध्य युग में प्रथम हिंदू साम्राज्य कौन सा था बेटा? विजयनगर था। विजयनगर बेटा ये कहां पर है? ये दक्षिण भारत में है बेटा। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य कहां बनाया गया बेटा? दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर। बेटा क्वेश्चन यहां से भी कई बार आया है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है? तो आंसर है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। बेटा ये कहां पर है? ये दक्षिण भारत में है। स्थापना किसने करी? हरिहर और बूका नाम के भाइयों ने। बेटा इसमें कौन किस वंश के राजा वो थे? ये दोनों ये संगम वंश के थे। स्थापना कब हुई? 1336 में हुई। बेटा इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी बेटा हम्पी। इसकी राजधानी क्या है बेटा? हम्पी थी। हम्पी आज भी है बेटा। क्लियर। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हम्पी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार आया, विजयनगर साम्राज्य के खंडागार कहां से कहां है बेटा? बेटा सीधी सी बात है, खंडागार का मतलब है वो राज्य कहां था? तो बेटा वो था हम्पी में। तो इसके खंडागार कहां पर है? विजयनगर साम्राज्य के खंडागार कहां पर है बेटा? हम्पी पर है। इस राज्य की जो भाषा थी बेटा वो तेलुगु थी। तेलुगु। और उस टाइम सगरे भारत में बेटा कैसी भाषा बोली जाती थी? फारसी बोली जाती थी। पूरे भारत में फारसी बोली जाती थी। केवल कौन सा ऐसा यही था बेटा, क्या कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य जब अलग बना था तो इसकी जो राष्ट्रीय भाषा थी, राज्य भाषा थी, वो कैसी थी? तेलुगु बेटा। तेलुगु। अब सही है। अब भैया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी। और वहां की राजभाषा कौन सी थी? तेलुगु थी। क्लियर बेटा। दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं बेटा दुनिया में ये सबसे सुंदर राज्यों में एक राज्य था बेटा। दुनिया में जितने बड़े बड़े राज्य हैं ना, उन सभी राज्यों में अगर सुंदरता की बात करी जाए तो विजयनगर राज्य बेटा उन राज्यों में एक अपना एक अलग पहचान बनाए हुए रखे हुआ था। क्योंकि उस समय विजयनगर साम्राज्य बहुत बढ़िया राज्य हुआ करता था बेटा। इसमें बेटा दो चीज बहुत पेपर में पूछी गई। हरिहर बेटा इसको ना दो समुद्रों का अधिपति बेटा, हरिहर को दो समुद्रों का अधिपति बोला गया है। हरिहर को बेटा दो समुद्रों का अधिपति बोला गया है। और बूका को बेटा तीन समुद्रों का अधिपति बोला गया है बेटा। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बूका को कितने समुद्रों का अधिपति कहा गया है? बूका को बेटा तीन समुद्रों का अधिपति कहा गया है। और बेटा हरिहर को कितने समुद्रों का अधिपति बताया गया है? हरिहर को बताया गया है बेटा दो समुद्रों का अधिपति। क्लियर बेटा। आगे चीजों को देखते हैं बेटा। इस वंश में ना
ये जो हरिहर और बूका नाम के जो राजा हैं, हरिहर और बूका नाम के जो राजा थे, इन्होंने कभी भी अपने आप को राजा महाराजा कभी नहीं कहा बेटा। ना तो इन्होंने अपने आप को कभी राजा कहा और ना ही कभी अधिराजा। ना तो कभी इन्होंने अपने आप को राजा कहा, ना ही कभी अपने आप को अधिराजा कहा। इनके अंदर घमंड नाम की कोई चीज थी ही नहीं बेटा। अब एक बार फिर से देखते हैं बेटा। अब एक और बात बताता हूं, इसी साम्राज्य में एक राजा हुए थे जिनका नाम था भैया, बहुत बढ़िया नाम था, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय थे बेटा, कई बार क्वेश्चन पेपर में उठाए क्योंकि इन्होंने 3 बहुत बड़ी रचनाएं कर दी। इन्होंने क्या क्या, 3 बहुत बड़ी रचना करी। पहली रचना थी महानायक, महानायक, महानायक सुधा निधि, सुधा निधि एक रचना है बेटा, महानायक सुधा निधि। क्लियर भैया। दूसरी है ब्रह्मसूत्र, और एक रचना है भैया इनकी भाष्य। बेटा कई बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, भाष्य के रचयिता कौन है, देवराय द्वितीय। ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है, देवराय द्वितीय। महानायक सुधा निधि की रचयिता कौन है भैया, देवराय द्वितीय। क्लियर भैया। इस वंश के राजाओं में बेटा, इस वंश का जो राजा हुआ था, अंतिम राजा जो थे, इस वंश के अंतिम राजा हैं भैया, इस वंश के जो अंतिम राजा थे, इस वंश के जो अंतिम राजा हैं उनका नाम है विरूपक्ष द्वितीय। क्या नाम था, विरूपक्ष द्वितीय। विरूपक्ष द्वितीय इनका नाम था बेटा, अंतिम राजा। बेटा इस टाइम ना विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी, विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसका नाम था बेटा पौगाड़। मुद्रा का क्या नाम था बेटा, विजयनगर साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसका नाम था पौगाड़। क्या नाम था बेटा, पैगाड़, पैगोड़ा, सॉरी यार गलत हो गया। इस मुद्रा का नाम था पैगाड़ो, पैगाड़ो। ये उस टाइम की मुद्रा का नाम क्या था, पैगाड़ो उस टाइम की मुद्रा था। और चांदी के जो छोटे सिक्के चलते थे, चांदी के जो छोटे सिक्के चलते थे, छोटे छोटे सिक्के थे चांदी के सिक्के, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहते थे बेटा उस टाइम तार। उनको क्या कहते, तार कहा जाता था। और जो सोने के सिक्के चलते थे उनको कहते थे बरहा। चांदी के सिक्कों को तार और सोने के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को बरहा कहा जाता था बेटा। क्या कहा जाता था, बरहा कहा जाता था बेटा। ये है पूरे विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास। ये है विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बूका नाम के 2 भाइयों ने करी। हरिहर और बूका दोनों सगे भाई थे। ये किस वंश के थे, ये संगम वंश के बंदे थे दोनों। किस वंश से संबंध था इनका, संगम वंश से संबंध था। हरिहर को बेटा 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है, जबकि बूका को 3 समुद्रों का अधिपति कहा गया है। बेटा हरिहर और बूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, पर कभी भी अपने आप को राजा या अधिराजा की उपाधि नहीं दी। आगे, मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य कौन सा है बेटा, कई बार पेपर में रिपीट है, मध्य युग का पहला हिंदू साम्राज्य कौन सा था, तो बेटा नाम क्या आएगा, विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य कहां पर बसा हुआ है भैया, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसकी राजधानी क्या है बेटा, इसकी राजधानी हम्पी है। और इसकी जो राजकीय भाषा थी, विजयनगर की जो राजकीय भाषा थी वो थी बेटा तेलुगु। क्यों, क्योंकि जब मुसलमानों का राज था तो उस समय जो यूज की जाती थी वो फारसी भाषा यूज की जाती थी। बेटा इस वंश के ही एक राजा हुए जिनका नाम था देवराय द्वितीय। इस वंश के ही एक राजा हुए जिनका नाम था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने महानायक सुधा निधि की रचना करी, ब्रह्मसूत्र की रचना करी और भाष्य की रचना करी। क्लियर बेटा। इस टाइम बेटा अगर आ जाए विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो उसका नाम था विरूपक्ष द्वितीय। अब विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम राजा थे उनका नाम क्या था, विरूपक्ष द्वितीय था। बेटा विजयनगर साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी, जो पैसे चलते थे, सिक्के चलते थे, उनका को क्या कहते थे, पैगाड़ो कहा जाता था। बेटा उस टाइम चांदी के जो सिक्के चलते थे उन्हें हम क्या कहते थे, तार कहते थे, और सोने के सिक्कों को बरहा कहा जाता था।
क्लियर बेटा, ये है विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास। बेटा अगर विजयनगर, बेटा ये सभी क्वेश्चंस हैं क्योंकि पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सभी मैंने क्वेश्चनों का एक चार्ट सा बना के आपको समझा दिया है। क्लियर बेटा, आगे चलते बहमानी राज्य की तरफ। अगला राज्य कौन सा बना, बहमानी राज्य बना। बहमानी राज्य में बेटा इतना कुछ नहीं है, केवल बहमानी राज्य से कुछ चीजें पूछ लेता, वो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो विजयनगर साम्राज्य बसाया हरिहर और बुक्का ने। अब भैया बहमानी राज्य भी ना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ही, बेटा ये भी एक नया राज्य बना था। बहमानी राज्य जो बना था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही बना था क्योंकि तुगलक के टाइम में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे बेटा, और दक्षिण भारत में नए नए राज्य बने, जिनमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बहमानी साम्राज्य। कौन सा है बेटा, बहमानी साम्राज्य। बेटा बहमानी साम्राज्य की अगर मैं बात, बहमनी साम्राज्य, इस साम्राज्य की बात करूं तो बेटा इसकी स्थापना करी हसन गंगा ने। किसने करी, हसन गंगू। इस राज्य की स्थापना किसने करी थी बेटा, बहमानी साम्राज्य की स्थापना करी हसन गंगू ने। हसन गंगू ने इसकी राजधानी बेटा गुलबर्गा को बनाया, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। बेटा बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने करी, हसन गंगू ने करी। हसन गंगू ने राजधानी किसको बनाया बेटा, राजधानी किसको बनाया, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। भैया क्वेश्चन कई बार पूछा गया बहमानी साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी, तो भैया इनकी राजकीय भाषा थी मराठी। इनकी राज्य भाषा कैसी थी, मराठी थी। भैया बहमानी साम्राज्य के लोगों की राजकीय भाषा कौन सी थी, मराठी थी। राजधानी का नाम बदलकर इसने क्या रख दिया, एहसनाबाद। भैया इसने क्या क्या, गुलबर्गा का नाम बदल दिया, गुलबर्गा का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया, एहसनाबाद नाम रख दिया। एक बार फिर से देखेंगे बेटा क्योंकि यहीं से इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने करी, हसन गंगू ने बहमानी साम्राज्य की स्थापना करी। बहमानी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, बहमानी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। गुलबर्गा का नाम बदलकर बाद में एहसनाबाद रख दिया गया। क्लियर बेटा, बहमानी साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो थी बेटा मराठी, वहां के लोग मराठी बोला करते थे। क्लियर बेटा, अब मैं बात करता हूं इसी के, बस बहमानी साम्राज्य के यही क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हुए। एक क्वेश्चन और है, वो है ये कि बहमानी राज्य टूटकर, जब बहमानी राज्य का अंत हुआ, बहमानी साम्राज्य का अंत हुआ, तो बहमानी साम्राज्य 5 राज्यों में टूट गया बेटा। क्या राज्यों में टूट गया, 5 राज्यों में टूट गया। 5 राज्य कौन कौन से थे बेटा, बीजापुर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बीजापुर किस साम्राज्य से टूटा था, आंसर क्या होगा, बहमानी साम्राज्य से टूटा था बेटा। अहमदनगर, बरार और आपका गोलकुंडा और बीदर, गोलकुंडा और बीदर। बेटा बहमानी साम्राज्य 5 राज्यों में टूट गया। कौन कौन से में, बीजापुर में, अहमदनगर में, बरार में, गोलकुंडा में और बीदर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहमानी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगा ने करी, उसकी राजधानी गुलबर्गा थी, इसकी राजकीय भाषा कौन सी थी, मराठी थी बेटा। इन्होंने गुलबर्गा का नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया, हैसनाबाद नाम रख दिया बेटा। इस वंश में जो इस बहमानी साम्राज्य है 5 राज्यों में टूटा। कौन कौन से राज्यों में टूटा था बेटा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बहमानी साम्राज्य सबसे पहले किस में टूटा था, बहमानी साम्राज्य से सबसे पहले कौन हटा, तो बेटा बरार हटा था, सबसे पहले बरार हटा था बेटा। कौन हटा था, बरार हटा था सबसे पहले। क्लियर भैया, ये है बेटा दोनों चीजों की बहुत इंपोर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है, जो भी पेपर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बेटा वो सभी का लेके एक वीडियो क्रिएट किया है आपके लिए। क्लियर, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम कल से जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय बाय।